वेरी गुड मॉर्निंग। और आ जाइए बच्चे लोग जो गुड मॉर्निंग लिखते हैं वो ना लिखा करें, ठीक ढंग से जो बता रहे हैं उसको लिखिए। ठीक है, जो पढ़ाते हैं उसको लिखवे नहीं करते, गुड मॉर्निंग लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम पर सभी बच्चों को हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड की चर्चा हमने किया, ठीक है। और हमने ये बताया था कि जितने भी क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड होते हैं बच्चों, ये हर समय एक निश्चित ज्योमेट्री में अरेंजमेंट होते हैं, ये सभी बच्चे जानते हैं। और इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, समान भी हो सकती है। तो कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं क्रिस्टल में इस प्रकार से व्यवस्थित। अब अगली प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। जरा देखिए, नेक्स्ट टाइम पर हमने बताया था एमॉर्फस नॉन क्रिस्टलाइन में कूलिंग ग्राफ, वहां पर हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस या सतत ग्राफ प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे लोग कुछ अलग है। यहाँ पर अगर हम किसी सॉलिड को ध्यान से देखिएगा, किसी सॉलिड को हम गर्म करके इसको मेल्ट कर देते हैं, गला देते हैं, और गलाने के बाद हम जब इसको ठंडा करते हैं तो ये धीरे धीरे फिर सॉलिड में बदलेगा। ताज्जुब की बात देखो, जैसे जैसे ये सॉलिड में बदल रहा है तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बदलता। वहां पर आपने देखा था टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, गिर रहा था। लेकिन यहाँ पर जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, जब ये ठोस में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पर बच्चे लोग टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि जब तक ये पूरा का पूरा क्रिस्टल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, टेम्परेचर बदलता नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम टाइम और इसके टेम्परेचर में ग्राफ खींचते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ होता है। इधर हमने टेम्परेचर को लिया है, इधर हमने टाइम लिया है। चलो, ये टाइम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से देखो, ऐसे ग्राफ प्राप्त होता है। इसका मतलब पहले यहाँ से ए से बी तक ये सॉलिड लिक्विड में ही था। अब यहाँ पर देखो इसका सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। सॉलिडिफिकेशन मतलब ये ठोस में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जब पूरा का पूरा ठोस में परिवर्तन हो रहा है तो बच्चे लोग देख रहे हैं टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर हर समय क्या है, वो कांस्टेंट है। और फिर जब पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में लिक्विड, तब फिर वो टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। सभी बच्चे देख रहे हैं ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ है बच्चे लोग। डिसकॉन्टिन्यूअस असतत ग्राफ, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ ये प्राप्त होता है। तो सभी बच्चे देखें कि जो जब हम किसी सॉलिड को मेल्ट करके फिर उसको ठोस में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं, जैसे इस ठोस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर एकाएक कांस्टेंट हो जाता है। ये तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि पूरा का पूरा सॉलिड में न बदल जाए लिक्विड, ठीक है। और फिर तब हम ग्राफ जब खींचते हैं तो ये वाला ग्राफ जो बी से सी तक बच्चे लोग देख रहे हैं, स्पष्ट हम लिख रहे हैं, बी से सी तक देख रहे हैं, ये सॉलिडिफिकेशन का ग्राफ है बच्चे लोग, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन का ग्राफ है, ठोस में परिवर्तन होने का ग्राफ है, जिसमें टेम्परेचर समय के अनुसार बदल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको बच्चे लोग इसके शॉर्ट में ले लें और इसके बाद चलिए
अच्छा, साउंड की प्रॉब्लम है बच्चे लोग, किसकी प्रॉब्लम है बताओ? आवाज की, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? कोई बच्चा मैसेज करके बोलो। कोई बच्चे मैसेज करके बोले बोले आवाज क्लियर है कि नहीं है? नहीं आ रही है, लाओ उसको। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर नहीं है? देखो यार क्या प्रॉब्लम है, आवाज क्लियर नहीं कर रही। बच्चे मैसेज कर रहे हैं आवाज क्लियर नहीं। ईयरफोन लगा लो बेटवा, ईयरफोन लगा लो। दिन भर सड़क पे ईयरफोन चौक के चलत रहते हो और जब क्लास में आओ तो ईयरफोन नहीं गायब हो गया? हाँ, आ रही है? अच्छा क्लियर है, चलिए। चलिए तो इसका बच्चे लोग स्क्रीनशॉट में डाल लें और इसके बाद आप हेडिंग डालिएगा, हाँ उसी में लिख लीजिएगा। चले लिखा है, चलिए लिखिए। नीचे लिखो, जब किसी गलित ठोस को, जब किसी गलित ठोस को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, जब किसी गलित ठोस को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो जब ठोस जमना प्रारंभ करता है, तो जब ठोस जमना प्रारंभ करता है इसका तापक्रम नियत हो जाता है, इसका तापक्रम नियत हो जाता है। इस प्रकार समय तथा ताप में ग्राफ खींचने पर, इस प्रकार समय तथा ताप टेम्परेचर में ग्राफ खींचने पर यह असतत ग्राफ, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ प्राप्त होता है। हो गया बच्चों का? हो गया? चलिए, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अक्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, सभी बच्चे देखें और उनको हमने अन्य प्रॉपर्टी को नेक्स्ट टाइम पर डिक्लेयर किया था। आज हम पढ़ेंगे, अब जरा देखो कि सभी बच्चे जो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे हैं, तो क्रिस्टलीन ठोस का एक बार प्रॉपर्टी हम फिर से आपको पूरा बता दे रहे हैं, उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं।
पहली प्रॉपर्टी ये है तो सभी बच्चे जानते हैं कि पार्टिकल जिसके द्वारा ये कोई सॉलिड बना होता है उसका अरेंजमेंट एक रेगुलर होता है बच्चों, और ये रेगुलरिटी जो है लांग परास तक होती है। लांग परास का मतलब होता है बहुत दूर तक ये रेगुलरिटी बनी रहती है, जबकि अक्रिस्टली सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरा आपने देखा कि जितने भी क्रिस्टली सॉलिड होते हैं इनके अलग अलग एंगल पर बच्चे लोग इसकी जो लाइट प्रॉपर्टी होती है, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या अन्य प्रॉपर्टी भी कुछ है जैसे रेजिस्टेंस है, हार्डनेस है, ठीक है, ये सब के सब अलग अलग एंगल पर अलग अलग हुआ करते हैं, लेकिन अक्रिस्टली ठोस में ऐसा नहीं। दूसरी बात, क्रिस्टली ठोस का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही शार्प होता है बच्चे लोग, सभी जगह पर वो एक ही टेम्परेचर पर गलते हैं। लेकिन अगर आप अक्रिस्टली ठोस में चले जाइए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो वो उनका अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से क्या था, वो इनका मेल्टिंग पॉइंट था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे लोग इन क्रिस्टलों का। और दूसरी बात हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी नॉन क्रिस्टलाइन ए मार्कर सॉलिड को गला करके उसको ठंडा करते हैं, जब वो जमता है तो समय के साथ उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे घटने लगता है। कोई ऐसी घटना नहीं होती जैसे क्रिस्टलाइन में होती, जब तक कि पूरा जम नहीं जाएगा तब तक काफी स्थिर रहेगा। और क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता, ये क्रिस्टलाइन में ऐसा होता है। क्रिस्टलाइन में जब हम उसको गला करके ठंडा करते हैं, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक समय व्यतीत होता रहेगा, लेकिन टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि हमने क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के बीच का ग्राफ हमने आपको दिखाया और इसकी सामान्य प्रॉपर्टी को हमने आपको दिखाया। आज हम पढ़ने वाले बच्चे लोग ये क्रिस्टली सॉलिड जो होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कराएंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, संगठन के आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। Types of crystal on the basis of composition, जिसके द्वारा बच्चे लोग को बने, संगठन के आधार पर क्रिस्टलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। हो गया सही बच्चों का? चले आगे बढ़े। देखिए बच्चों, अगर हम इसके संगठन के आधार पर देखते हैं तो जो क्रिस्टल होते हैं जिनकी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है, और ध्यान दें बच्चे लोग, ये छोटे छोटे निश्चित ज्योमेट्री आपस में मिलकर के एक जालबद्ध या लैटिस क्रिस्टल बनाते हैं, और कोई एक अकेला क्रिस्टल को हम यूनिट क्रिस्टल कहते हैं, और ये यूनिट क्रिस्टल जब आपस में मिलती हैं तो एक लैटिस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, जालबद्ध क्रिस्टल का, ठीक है। जैसे देखिए, अब इसके कई प्रकार हो जाते हैं। पहला है आपका आयनिक क्रिस्टल, दूसरा होता है एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल को बच्चे लोग कोवैलेंट क्रिस्टल भी कहा जाता है, और इसका एक और नाम है, इसे हम नेटवर्क क्रिस्टल के नाम से भी बच्चे लोग जानते हैं। इसे हम नेटवर्क या जालक क्रिस्टल कहते हैं। तो एटॉमिक क्रिस्टल कहिए या कोवैलेंट क्रिस्टल कहिए या नेटवर्क क्रिस्टल कहिए, तीनों का एक ही नाम है बच्चों। तीसरा जो होता है आपका, ये होता है
मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल या इसे हिंदी में आणविक क्रिस्टल। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल होते हैं बच्चे लोग, इसको भी हम कई भागों में बांटते हैं। पहला पोर्शन होता है आपका ए, जो कि पोलर क्रिस्टलाइन, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसे बच्चे लोग हिंदी में ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। दूसरा जो डीप इसका होता है, दूसरा पोर्शन, उसे कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इसे हिंदी में बच्चे लोग हम अध्रुवीय, नॉन पोलर का मतलब अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल कहते हैं। सी जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टल, हाइड्रोजन बंध युक्त क्रिस्टल जिसे हिंदी में कहते हैं। ये 3 तरह का हो जाता है। चौथा जो होता है बच्चे लोग, वो होता है मेटैलिक क्रिस्टल, जिसे हिंदी में बच्चे लोग धात्विक क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन ऑल द crystal can be classified into 4 categories: ionic crystal, atomic crystal, molecular crystal, and metallic crystal. Molecular crystal also be classified into 2 categories: polar, non-polar, and hydrogen bonded. इसका बच्चे लोग स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम एक एक को देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट में डालो बच्चे लोग, ले लो। हो गया? चलिए अब हम एक एक को, सभी बच्चों का हो गया ऐसा नो हो गया, आगे बढ़े। चलिए चलो आगे, अब हेडिंग डालो आयनिक क्रिस्टल। चलिए हेडिंग डालो बच्चे लोग आयनिक क्रिस्टल। ये आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं अब हम देखेंगे। जैसे बच्चे लोग देखो, ये संगठन मतलब किसके द्वारा बना है। अब जैसे नाम से ही लग रहा है आयनिक क्रिस्टल, इसका मतलब क्या निकला है, ये आयनों का बना होगा। एटॉमिक क्रिस्टल का मतलब क्या बना है, ये एटम का बना होगा। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल से बना होगा। और मेटलिक क्रिस्टल का मतलब क्या है, जो मेटल से बना होगा। सीधी सी बात है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे लोग हेडिंग डालेंगे आयनिक क्रिस्टल। ये क्या आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल। अगर हम आपसे पूछे आयनिक क्रिस्टल क्या है, तो आयनिक क्रिस्टल फॉर्म बने होते बच्चे लोग। आयनिक क्रिस्टल फॉर्म बाय अपोजिट, विपरीत अपोजिट आयंस। तो वे क्रिस्टल जो विपरीत आयनों के बने होते हैं क्या कहलाते हैं, बताओ, आयनिक क्रिस्टल। और सभी बच्चे जानते हैं जो आयनिक क्रिस्टल, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चे लोग, आयनिक कंपाउंड सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। जैसे KCl है, NaCl है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, ये सब सॉल्ट है बच्चे लोग। और सभी बच्चे जानते हैं जितने भी सॉल्ट होते हैं उसमें विपरीत आयन पाए जाते हैं। जैसे नमक को ले लीजिए, तो नमक में Na+ और Cl- से बना हुआ होता है। अब इसलिए आयन जो विपरीत आयन है, एक धन है, एक ऋण है, कैटायन है, आयन है, बोथ आर intersect to each other to form ionic compound. These ionic compound must be arranged in a regular geometry to form ionic crystal.
क्योंकि जब तक हम रेगुलर ज्योमेट्री नहीं कहेंगे बच्चों तब तक ये क्रिस्टल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं तो बच्चे लोग लिख लें, पहले इसकी डिफिनीशन लिख लें। ऐसे क्रिस्टल जो विपरीत आयनों के बने होते हैं, ऐसे क्रिस्टल जो विपरीत आयनों के बने होते हैं आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। ऐसे क्रिस्टल जो विपरीत आयनों के बने होते हैं आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। हो गया सही बच्चों का? यस और नो? नीचे लिख लीजिएगा उदाहरण एग्जाम्पल, सभी आयनिक कंपाउंड जैसे देखो बच्चों हम आपको नमक के क्रिस्टल को दिखा रहे हैं, ठीक है? तो NaCl का क्रिस्टल जो कि एक प्रकार का विपरीत आयनों से बना है, तो अगर हम इसके क्रिस्टल को देखते हैं बच्चों तो आपने सभी बच्चे देखा होगा कि आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं ये अगर आप नमक के बड़ी डली को देखे होंगे तो आप पाएंगे ऐसा लगता है जैसे ईंट जैसा ही बना हुआ है, बिल्कुल गोलाकार आयताकार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसमें छोटे छोटे ऐसे ट्यूब लगे होते हैं जो कि एक यूनिट क्रिस्टल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये क्यूबिकल घनाकार क्यूबिकल यूनिट होती है बच्चों, जिसे हम आपको यूनिट क्रिस्टल के नाम से जानते हैं, या कभी कभी बहुत से लोग इसे यूनिट सेल भी कहते हैं, ठीक है? यूनिट सेल या यूनिट क्रिस्टल। अगर हम एक यूनिट क्रिस्टल को देखते हैं तो हम इस प्रकार से इधर दिखा दे रहे हैं, इसको जरूर लिख चुके होंगे। तो जरा देखिए, इसी यूनिट क्रिस्टल का अगर हम ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे ये क्यूबिकल शेप का होता है बच्चों। सोचो जैसे आपका घर ईंटों से बना है तो ईंटों का हर समय डायमेंशन बराबर होता है और वो मिलकर के एक घर बनाए हैं, तो घर एक लैटिस क्रिस्टल है बच्चों, जालवंत क्रिस्टल है, लैटिस क्रिस्टल है जो कि छोटे छोटे ईंटों से बना होता है। ठीक उसी प्रकार से इसका जो लैटिस क्रिस्टल जालवंत क्रिस्टल होता है ये छोटे छोटे क्यूबिकल शेप के इकाइयों से मिलकर के बना होता है बच्चों, जिसे हम यूनिट या इकाई क्रिस्टल भी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखिए तो इसमें अब सोचिए जिस घर में आप बैठे हुए हैं वह एक क्यूबिकल है। ध्यान दें बच्चे लोग, जो हर समय क्रिस्टल जो है वो 3D स्टेट में दिखाया जाता है, मतलब x, y और z एक्सिस। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा ये दो एक्सिस खींचा, इधर x एक्सिस है इधर y एक्सिस है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर होगा ऐसे देखो वो z एक्सिस होगा। तो यहाँ बोर्ड पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए ऐसे खींचा जाता है z एक्सिस, ठीक है? तो यह एक प्रकार का यूनिट क्रिस्टल है। अब यहीं पर आप देख लीजिए एक एटम यहाँ पर लगा हुआ है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और इधर हम z एक्सिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हम यूनिट क्रिस्टल दिखाएं। अब चूंकि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना है तो NaCl का क्रिस्टल हर समय सोडियम आयन और क्लोराइड आयन विपरीत आयनों से बना है। तो यहाँ पर बच्चे लोग अगर ध्यान दीजिए तो उस जहाँ जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उस कमरे में आपको कितनी फलकें दिखाई दे रही बताओ? 8.25, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अगर सोडियम है तो यहाँ पर क्लोराइड होगा, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोराइड होगा, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोराइड होगा, मतलब हर समय विपरीत कोणों पर इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्लोराइड, ठीक है? तो यहाँ पर जो आयन है इस क्यूबिकल शेप में व्यवस्थित है और यही क्यूब यूनिट
क्रिस्टल कहलाते हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं बच्चे लोग तो एक लैटिस क्रिस्टल का निर्माण होता है और इन्हीं क्रिस्टलों के मध्य जो फोर्स लगता है, यहाँ पर अगर ये क्यूबिकल है, क्यूबिकल का मतलब होता है बच्चे लोग घनाभाग, ठीक है। अब इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस पर जो फलकें होती हैं वो सेम होती हैं, ए बी सी, ये हर समय आपस में बराबर मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी सी आपस में बराबर होते हैं। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है और ये आपका गामा कोण है। अगर आप देखिएगा तो एक्स एक्सिस भी 3 है, इधर हम अल्फा मान रहे हैं, इधर हम बीटा मान रहे हैं, इधर हम गामा मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा भी बच्चे लोग समान होता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो फलके की जो डायमेंशन होता है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो भी सब सेम नजर आती है आपको, और साथ ही साथ इनके जो एंगल होते हैं सब समान होते हैं और प्रत्येक एंगल कितने के होते हैं 90 के। और ये छोटे छोटे क्यूबिकल क्रिस्टल जब आपस में 3D में जुड़ेंगे, 3D का मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस पर जो जुड़ेंगे तब इस प्रकार का एक लैटिस क्रिस्टल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं ये एक प्रकार का आपका आयनिक क्रिस्टल दिख रहा है और इस आयनिक क्रिस्टल में विपरीत आयन दिख रहे हैं। एक यूनिट क्रिस्टल को हमने खींचा है जो घनाकार होता है, ठीक है। तो बच्चे लोग इसको लिख लें। तो बताइए इसमें अगर जिस घर में बैठे हो, ठीक है, आप पर लिख लीजिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट बच्चे लोग डाल लें और इसके बाद लिखें। इसकी प्रॉपर्टी पर आते हैं। हो गया बच्चे लोग, इसको स्क्रीनशॉट में तुरंत डालो और लिखो। हो गया। बेटवा गुड मॉर्निंग हम ना बोला, ठीक है। पहले जो पढ़ा रहे हैं उसको लिख लीजिए, अब जो काम करने के लिए दे रहे हैं वो कर ही नहीं रहे, गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं, ठीक है। तो तुमका हम गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, पढ़ाएगा घंटा। बच्चे लोग जुड़ गए, बस हमारा आशीर्वाद लग गया, गुड मॉर्निंग हो गई, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए अब हेडिंग डालिए बच्चे लोग, आयनिक क्रिस्टल के गुण, आयनिक क्रिस्टल के गुण। हो गया, दिखाएं। चलिए नंबर 1, नंबर 1 में तो सभी बच्चे देख रहे हैं कि आयनिक क्रिस्टल विपरीत आयनों से बने होते हैं, ठीक है। तो देख लो ये विपरीत आयनों से बने होते हैं, ये विपरीत आयनों से बने। सभी बच्चों को हमने पढ़ाया है कि आयनों के मध्य आयनिक कंपाउंड में एक बल लगता है, शायद बच्चों को याद होगा, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे लोग यहाँ पर आपने एक सोडियम का आयन,
हो गया बच्चे लोग? यस और नो? साउंड वगैरह ठीक जा रही है ना? चलो करो। चलो इसको कर दो। ऐसे लगा देना। चल रहा है बच्चे लोग? सिस्टम चल रहा है, आवाज विजिबिलिटी जा रही है, यस और नो? कोई बच्चा मैसेज करके बताए। सही है? साउंड और वॉइस एंड पिक्चर सही है बच्चे लोग? चलिए चलिए ठीक है, ओके ओके। चलो अब लिखो, लिख लो इसको। जो बच्चे नहीं बनाए हैं इसको आप जो है इसके साथ में डाल दीजिए। इसके बीच कौन सा बल लगता है बोलो? तो सभी बच्चे देख रहे हैं आयनिक क्रिस्टल आयन के मध्य बनता है, विपरीत आयन होते हैं। और विपरीत आयन होंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको फिजिक्स पढ़ाया गया होगा कि जो चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज हर समय अट्रैक्ट करते हैं, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा, जो कि एक प्रकार का कूलम्बिक फोर्स है बच्चे लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप कूलम्बिक फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स जो लगता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो सोचिए जरा, इन क्रिस्टलों में जो आयंस होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। अब आपको सोचिए, जब ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है तो ये बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाएंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से अगर आप देखिए इनके गुण कई तरह से हो जाते हैं। तो गुण में नंबर 1 लिखिए, प्रॉपर्टी में नंबर 1, आयनिक क्रिस्टल में, थोड़ा तेजी से लिखो बच्चे लोग, आयनिक क्रिस्टल में विपरीत आयनों के मध्य बल प्रबल होता है। जो एक प्रकार का स्थिर विद्युत बल होता है, जो एक प्रकार का स्थिर विद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हो गया बच्चों का? चलिए अगली प्रॉपर्टी में डाल दीजिए, आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक,
आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं। आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक उच्च होते हैं। क्योंकि इनमें उपस्थित विपरीत आयन प्रबल स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं। प्रबल स्थिर विद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक प्रकार का कूलम्बिक फोर्स होता है। अगली प्रॉपर्टी, अब सोचिए बच्चे लोग, ये जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, जैसे बच्चे लोग देखे होंगे नमक है, नमक को अगर आप तोड़िए तो पिचकता नहीं है, वो प्रेस कर जाता है। जो चिटके नहीं, मुड़े नहीं, बिल्कुल पाउडर के रूप में हो जाए, टूट जाए, तो उसे कहते हैं भंगुर या ब्राइटल नेचर। ठीक है, जैसे नमक को अगर आप कूटिए तो वो ऐसा नहीं है कि कूट रहे हो तो पिचका पिचका नजर आ रहा है। ठीक है, वो पाउडर में बदल जाए, प्रेस कर जाता है, जैसे कांच होता है। तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं वो ब्राइटल नेचर के होते हैं, भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात कांच की तरह टूट जाते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिख लो। सभी आयनिक क्रिस्टल भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं। सभी आयनिक क्रिस्टल भंगुर प्रवृत्ति के होते, अंगूर नहीं, हाँ भंगुर। उन लोगों को थोड़ा सा अंगूरे दिखाई देता है सवेरे सवेरे। भंगुर प्रवृत्ति के, कितने तो अभी लेटे होंगे, सोचते हैं चलो वीडियो है बाद में देख लेंगे। ऐसा ना किया करो, लाइव क्लास का अलग ही रहता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होती है वहाँ आप मैसेज करके बता सकते हैं। जब सोए हो तो सोए रहो। अब जब स्टूडेंट को सूरज जगाता है तो वो स्टूडेंट होता नहीं है, आप सूरज को जगाइए। ठीक है, सवेरे सवेरे उठ जाया करिए, लेकिन तुम लोग कहाँ आओ। चलिए अगला पॉइंट बच्चे लोग क्या लिखे, भंगुर प्रवृत्ति होते हैं। ठीक है, अर्थात ये कांच की तरह टूट जाते हैं, अर्थात ये कांच की तरह टूट जाते हैं। जैसे बच्चे लोग कांच देखे हैं तो ऐसे बिल्कुल वैसे ही भी टूट जाता है। ठीक है, अब आयनिक क्रिस्टल की दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चे लोग, आयनिक क्रिस्टल जितने भी होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये सॉल्युबल होते हैं बच्चे लोग, सॉल्युबल इन वाटर, जल में मिले होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो जल में मिले होते हैं। अब होता क्या है, जैसे NaCl है और इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ESF जुड़ा है। अब ये आपस में जुड़े हैं, लेकिन जैसे कि इसको हम वाटर में डालते हैं बच्चे लोग, तो इन आयनों के मध्य जल की एक पतली परत आ जाती है, Na+Cl में यहाँ पर एक वाटर की लेयर आ जाती है, वाटर की एक लेयर आ जाती है। और फिर ये आयन जो होते हैं क्या हो जाते हैं बताओ, फ्री हो जाते हैं। ये आयन जो है वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और जब आयन फ्री हो गए बच्चे लोग, तो इनका जो है जली विलयन, ये विद्युत का क्या होगा, वो गुण कंडक्ट में होगा बच्चे लोग। जहां पर फ्री आयन हो या कोई फ्री चार्ज हो, अगर वो है तो वो हर समय गुण कंडक्टर होता है, क्योंकि करंट जो होती है वो आवेशों के प्रवाह को ही कहा जाता है। आवेश चाहे वो चार्ज हो, पैटान हो, एनान हो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जब तक वो फ्री नहीं है तब तक ये करंट की फ्लोइंग कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड जो है वो जल में क्या हो जाते हैं, सॉल्वर, और जल में सॉल्वर होकर के फ्री आयन देते हैं। और यही कारण है कि इनका जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है। तो अगली पॉइंट लिख लीजिए, आयनिक क्रिस्टल
आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल जल में विलय होते हैं और घुलकर, जल में विलय होते हैं और घुलकर विपरीत आयन मुक्त करते हैं। यही कारण है कि विपरीत आयन मुक्त करते हैं, यही कारण है कि आयनिक क्रिस्टलों का जलीय विलयन, आयनिक क्रिस्टलों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो लेकिन अगर हम आपसे कहें क्रिस्टल अवस्था में क्या होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? बोलो। क्रिस्टल में बच्चे लोग देख रहे हैं सभी आयन एक दूसरे से जुड़े हुए, क्या फ्री है? नहीं है। जब फ्री नहीं है तो क्या ये विद्युत की चालकता को प्रदान करते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नोट में लिखिएगा बच्चे लोग, क्रिस्टल अवस्था में, क्रिस्टल अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्रिस्टल अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में विपरीत आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में विपरीत आयन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब बच्चे लोग देख रहे हैं कोई भी लैटिस क्रिस्टल है तो विपरीत आयन एक दूसरे से जुड़े हैं, तो चाहे इस पर जितना पोटेंशियल अप्लाई कर लो ये छोड़ करके जाने वाले नहीं है। ठीक है, लेकिन जब इसको जल में डाला जाता है तो इनके बीच स्थिर विद्युत बल कट ऑफ हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कट ऑफ हो जाती है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? टूट जाती है। ठीक है, जिससे कारण आयन हो जाते हैं। सभी बच्चे इसको तो जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट ईयर में इसको हमने आपको सॉल्युबिलिटी यानी कंपाउंड का पढ़ाए हुए हैं। हमने 3 एक्सप्लेनेशन बताया होगा बच्चों को, एक तो ये है, दूसरा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है और दूसरा होता है आपका कूलम्बिक फोर्स। और ध्यान रहे ये हमने बताया था कि लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, क्योंकि आयनिक क्रिस्टल आयन है और जो वाटर होता है वो भी पोलर ध्रुवीय होता है, धन ऋण पाया जाता है उसमें भी, इसलिए दोनों की जात एक जैसे होने के कारण स्प्लिट हो जाता है। लेकिन यही नमक को अगर आप नॉन पोलर में घोलते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, ये नहीं घुलेगा क्योंकि वो कोवैलेंट है, उसमें ध्रुवता नहीं पाई जाती है और ये पूरा का पूरा ध्रुवीय है। ठीक है, इसमें धन और ऋण बनता है। और यही कारण है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है। चलो, जो जैसा होता है अपने अंदर वैसे बोलता है। अगर वो ध्रुवीय विलायक है जिसमें धन और ऋण पाया जाता है, जैसे इधर देखो, मान लेते हैं आपने कोई भी ध्रुवीय सॉल्वेंट जैसे वाटर, वाटर को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। फर्स्ट ईयर में हमने बच्चों को पढ़ाया है। जो वाटर होता है अगर आप देखिए तो ये इस प्रकार से वी शेप्ड होता है और यहाँ पर बच्चे लोग जानते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, 3.5, इसका 2.1 या 4 के आसपास होती है। सोचो बच्चे लोग, जो एक एक इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर शेयरिंग हुई है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने तरफ थोड़ा सा पुश करेगा, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं? अब नमक को अगर हम डालते हैं तो
अपोजिट आयन इसमें भी है बच्चे लोग, अपोजिट आयन इसमें भी जुड़े हुए हैं, तो अपोजिट अपोजिट एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर NaCl लिया, तो सभी बच्चे देख रहे हैं NaCl ये इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये ऑक्सीजन कहीं पर दूसरी होगी, इस प्रकार से ये भी नेगेटिव है, इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं, और हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये लोग, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब इसमें जब खिंचाव उत्पन्न होता है तो इनके मध्य स्थित विद्युत बल क्या हो जाता है, कटाव हो जाता है। लेकिन जब हम अर्ध में जाते हैं, जैसे ईथर वगैरह होता है, तो उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट नहीं होता, उसमें पोलरिटी नहीं पाई जाती, इसलिए आयन चिपके रहते हैं और घूमते ही नहीं है। ठीक है, तो आयनिक क्रिस्टल ऑलवेज सॉल्युबल इन polar solvent like as water but insoluble in non-polar solvent like as carbon tetrachloride, benzene, etc. And these aqueous solution release opposite ions so that the aqueous solution of ionic crystal are good conductor of electricity. ठीक है, सभी बच्चे समझ गए? चलिए आगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये तो आपका पूरा का पूरा आयनिक क्रिस्टल रहा। तो आयनिक क्रिस्टल क्या होते हैं, जो विपरीत आयनों के बने होते हैं, पहली बात। और इसमें जो NaCl का एग्जाम्पल हमने बताया, NaCl जो होते हैं वो क्यूबिकल या घनाकार के होते हैं, और ये छोटे छोटे यूनिट आपस में करके एक जालवत या लैटिस यूनिट बनाते हैं। ठीक है, जब इसको आप पानी में डालते हैं तो ये सॉल्वर हो जाते हैं, ब्राइटर नेचर के होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्यों, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आज की मुलाकात बच्चे लोग बस यहीं तक है।